अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं इस वक्त ट्रैवल कर रहा हूँ बिटवीन टू डिफरेंट सिटीज़ और एक सर्विस स्टेशन फूड एरिया के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ। और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं अंग्रेज़ी में इसको पढ़ के भी सुनाऊँगा इस न्यूज़ स्टोरी को, जो पाकिस्तान के एक लीडिंग अखबार द न्यूज़ इंटरनेशनल की है, जिसका ताल्लुक आप सबसे है, मेरे से है, तमाम व्लॉगर्स के साथ है, लेकिन तमाम सोशल मीडिया से है और तमाम लोगों से है जो कि सोशल मीडिया के व्यूवर हैं। और इसमें ज़रा मुझे मुंह टेढ़ा करके थोड़ा सा अंग्रेज़ी का भी इस्तेमाल खासा करना पड़ जाएगा। लेकिन मैं आपको ये कह दूँ कि बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान में, और उन डेवलपमेंट्स का मैं किसी जब शहर में पहुँचूँगा तो बहुत तफसील से ज़िक्र करूँगा। सिर्फ एक डेवलपमेंट है जो मुझे बहुत ज़्यादा मशक्क़त खेज़ लगती है, मतलब बहुत दिलचस्प, इंटरेस्टिंग, मशक्क़त खेज़। पिछले कम से कम अब 48 घंटे, अगर ज़्यादा नहीं तो 48 घंटों से पाकिस्तान का जो मिलिट्री कंट्रोल रजीम है, जो यहाँ पर एक मुश्तरका रजीम चल रहा है, जिसमें एक तरफ नवाज शरीफ साहब का कंट्रोल है, उनकी पार्टी का, और दूसरी तरफ जनरल आसिम साहब का कंट्रोल है। ये सारी की सारी मशीन जो है वो एक इमरान खान के उस हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के ट्वीट के पीछे पड़ी हुई है, और बेतहाशा ये उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। और इसी हवाले से एक बार फिर इमरान खान की जब अडयाला जेल में, जहाँ 190 मिलियन पाउंड का जो केस है अलकादर ट्रस्ट का, उस हवाले से वहाँ पे उनकी अपीयरेंस हुई और वहाँ पर उनकी चंद सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई। जहन में ये भी रखिए कि ये केस एक बार फिर लटक गया है, बिकॉज जज साहब जो हैं वो रिटायर हो गए, चले गए हैं, एक नए जज साहब लगाए गए हैं, और नए जज साहब की जो अपॉइंटमेंट है उसे तहरीक इंसाफ के वकला ने और लीडरशिप ने उसे चैलेंज कर दिया है। बहरहाल, सहाफ़ियों से बात करते हुए इमरान खान खासे भरम थे जब उन्होंने कहा कि भाई ये ट्वीट को मैं ऑन करता हूँ। ट्वीट है ही क्या इमरान खान का? मैं तो इस ट्वीट को ऑन करता हूँ जिसमें मैंने ये कहा कि हर पाकिस्तानी को हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो पढ़नी चाहिए। मैं इस ट्वीट को ऑन करता हूँ। जहाँ तक उस वीडियो का ताल्लुक है, चूँकि ज़ाहिर है मैं जेल के अंदर हूँ, मैंने उसको खुद से अपलोड नहीं किया, मैंने उस वीडियो को देखा नहीं है, मैं उस वीडियो के ऊपर कोई कमेंट जो है वो नहीं कर सकता। मैंने तो कम से कम वीडियो देखी है, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि उस वीडियो में भी ऐसा क्या है। उस वीडियो के अंदर एक सियासी जमात का, एक पॉलिटिकल पार्टी का एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, उनका एक एनालिसिस है, उनकी एक ओपिनियन है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये हमें 1971 में जिस किस्म का जबर था, जिस किस्म का इस्तिबदाद था, जो जुल्म था, जो नाइंसाफ़ी थी, जिस तरह से गलत फैसले किए गए, जो फैसले उस वक़्त याहिया खान ने किए और लोगों ने किए, हमें आज के हालात उसकी याद दिलाते हैं। ये एक प्योरली पॉलिटिकल कमेंट है, एक पॉलिटिकल कमेंट। पाकिस्तान के हालात इस वक्त इतने अजीब व गरीब हो चुके हैं, इसमें इतनी ज़्यादा ज़हनी पसमानगी, इतना ज़हनी इन्हतात हो चुका है, इतना मेंटल यहाँ पे डाउनफॉल हो चुका है कि ये इस एक कमेंट के ऊपर अभी तक ये हैं 72 घंटे, अगर आप शुरू कर दें जब से इन्होंने कहानी शुरू की हुई है, तो ये इनका जो है, इनको इनको सुकून नहीं आ रहा है इस चीज़ के ऊपर। इतने बुरे इस वक्त पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं। बहरहाल, दैट वाज नॉट माय मेन टॉपिक। माय मेन टॉपिक इज़ द थिंग जो मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूँ। ये स्टोरी है जून 7 तारीख की, उमर चीमा साहब की स्टोरी, जो पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं। ये स्टोरी द न्यूज़ अखबार में है। इसका उन्वान ये है, इसके ऊपर लिखा है टॉप स्टोरी, फायरवॉल बीइंग इंस्टॉल्ड टू रेन इन सोशल मीडिया। इसका मतलब है कि अब एक फायरवॉल जो है लगाई जा रही है सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, उसको उस पर काबू पाने के लिए। रेन इन का मतलब होता है काबू पा लेना किसी चीज़ पे। मैं साथ साथ आपको उर्दू में बताता चला जाऊँगा। इसके जो सब टाइटल है स्टोरी का, वो कहता है, दिस फिल्टर विल रन इट्स चेक ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, यूट्यूब एंड एक्स। और ये जो फिल्टर लगाया जा रहा है, ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चेक एक्सरसाइज करेगा, उन्हें कंट्रोल करेगा, उनकी ट्रैफिक को देखेगा, उसे रोक सकेगा, उसकी विजिबिलिटी रिड्यूस कर देगा। किन किन प्लेटफॉर्म्स को टारगेट किया जाएगा? फेसबुक को, यूट्यूब को और एक्स यानी ट्विटर को, जिसको पहले ट्विटर कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कमेंट कर दूँ। देखिए, फेसबुक बड़ा कंप्लाइंट किस्म का प्लेटफॉर्म है। अभी बहुत पहले से 2014, 15, 16 से फेसबुक बहुत कंप्लाइंट मरा हुआ प्लेटफॉर्म है। फेसबुक का जो ओनर है ना, मार्क ज़करबर्ग, उसकी कोई एथिकल स्टैंड पॉइंट नहीं है दुनिया के ऊपर। वो सिर्फ और सिर्फ एक कमर्शियल आदमी है। और फेसबुक बहुत पहले पाकिस्तान की हुकूमत के सामने मुकम्मल सरेंडर कर चुका हुआ है, आज से 10 साल पहले से। और जो चीज़ पाकिस्तान की हुकूमत, पीटीए या एजेंसियाँ उनको कहती हैं, वो मनोअन उसको तस्लीम कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल एक अज़ेराह है। और फेसबुक इन्फॉर्मेशन दे देता है, लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उनके FIR हो जाती हैं, छापे पड़ जाते हैं। तो फेसबुक एक मरा हुआ प्लेटफॉर्म है, बुनियादी तौर पर खेल कूद का प्लेटफॉर्म है। इसीलिए मैं फेसबुक पे बहुत कम मेरी विजिबिलिटी है। और फेसबुक जो है वो, उसमें आप फैमिली की तस्वीरें पोस्ट कर दें, शादी की, सालगिरह की, उस हद तक तो फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन फेसबुक कोई सीरियस प्लेटफॉर्म नहीं है। आ गया एक्स। आपको पता है कि एक्स से उन्होंने बंद किया। दुनिया का सबसे जो सीरियस प्लेटफॉर्म है वो एक्स है। एक्स के साथ इनकी बात नहीं बनी, आगे उसका मजीद जिक्र आएगा। इन्होंने एक्स जो है वो पाकिस्तान में बंद किया हुआ है।
इस वक्त मेन टारगेट जो है, चूंकि इन्होंने एक्स बंद किया हुआ है, इनका जो मेन टारगेट है वो है यूट्यूब। यूट्यूब में इनका कौन मेन टारगेट है? अब जो लोग पाकिस्तान के अंदर वीलॉगर्स हैं, पाकिस्तान के अंदर अच्छे हैं, बहादुर हैं, दलेर हैं, बहुत काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं उनमें से, लेकिन उनमें से बहुत से लोगों को तंग किया गया, उठाया गया, हरासा किया गया, उन्होंने बहुत सी मुसीबतें झेली हैं, उनके घर वाले भी हैं, तो नेचुरली वो अब देख के ही बात करते हैं। और ज़ाहिर है वो चूंकि फिजिकली पाकिस्तान में रहते हैं, ये जब चाहें इनके डाले उनके घर के बाहर पहुंच सकते हैं, उनको ज़ाती तौर पर ना उठाएं, उनके घर वाले, उनके माँ बाप, उनके बिजनेस वाले, रिश्तेदार, हर चीज़ को टारगेट किया जा सकता है। तो फिर अब टारगेट है कौन है? टारगेट हैं वो 5-6 वीलॉगर, जिसमें एक मैं हूँ, इसमें कनाडा में बैठे हुए हैदर मेहदी साहब हैं, इसमें वजाहत सईद खान हैं, इसमें शहबाज गिल साहब हैं, इसमें वकार मलिक हैं जो बरतानिया में है, इस तरह से चंद और लोग हैं। और टारगेट वो लोग हैं जो ट्विटर के ऊपर बहुत एक्टिव हैं, जैसे पाकिस्तान वाली है, जैसे जहांजेब पराचा हैं, जैसे एनकीडो रीबॉन्ड है, और ऐसे बहुत से लोग, माफ़ मुझे बुरा मत मनाइएगा, ज़ाहिर है टॉप ऑफ द माइंड में जिनके नाम इस वक्त मेरे जहन में आए मैंने उन्हीं के नाम लिए, लेकिन इस तरह के कम अज़ कम भी सैकड़ों, अगर कई दर्जनों ऐसे लोग हैं जो कमाल का काम कर रहे हैं ट्विटर पर। तो ये सब लोग और हम लोग जो हैं वो टारगेट हैं, बिकॉज हम इनकी जो क्रिमिनल गिरफ्त है, वैसे तो ये बंदा हायर करके हमें यहाँ भी मार सकते हैं, अभी इन्होंने ये फैसला नहीं किया। मैं आपको बताऊँ, बहुत ही क्रिमिनल किस्म का पाकिस्तान का रजीम है। जिस ज़माने में अमरीकी ज़राए अबलाग में बाज़ लोगों ने किताबें लिखी और वो ये कहते थे कि पाकिस्तान इज़ द एपी सेंटर ऑफ टेरर, मैं और मेरी तरह आप में से बहुत से लोग आगे आगे थे, हम डिफेंड करते थे कि ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, हम तो बड़े शरीफ और नफ्स किस्म के लोग हैं। लेकिन अब हम जब खुद हमें पाकिस्तान का जो सिविल मिलिट्री ढांचा है, इसकी हरकतें देखने को मिली हैं, जब इन्होंने हमारे खिलाफ अपना जबर जो है उसको अनलीश किया है, तो हमें पता चला है कि शायद ये कहना कि पाकिस्तान इज़ द एपी सेंटर ऑफ टेरर, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई नहीं थी। लेकिन इस पर फिर कभी तफसील से बात करेंगे। अब मैं आपको पैराग्राफ ये स्टोरी जो है उमर चीमा साहब की पढ़ के सुनाता हूँ। पहला पैराग्राफ कहता है, इस्लामाबाद, a national firewall is being installed on different internet service providers, ISPs, to rein in social media. The filters will block unwanted content from reaching a wider audience. The news has learned from 4 different sources. अच्छा, इसको स्टोरी को पहले तो देख के ये लगता है जैसे कि ये बड़ी एक कोई इंडिपेंडेंट स्टोरी है, न्यूयॉर्क टाइम्स की तरह की, और इसको लिखा इस तरह से गया है जैसे उमर चीमा साहब ने 4 डिफरेंट सोर्सेज से ज़ाती तौर पर बड़ी मेहनत की है और वहाँ से उन्होंने स्टोरी छाप दी है। आप इसमें अंदाज़ा लगाएं। अब ज़ाहिर उमर चीमा अच्छे आदमी हैं, लेकिन हम इतने मासूम और नादान तो नहीं कि हमें अंदाज़ा हो कि उमर चीमा साहब को खुद एक ज़माने में उठा लिया था 2011-12 में, और सर उनका मोड़ के शेव करके उनको सड़क के किनारे छोड़ दिया था। और उमर चीमा पाकिस्तान में रहते हैं और उनका अखबार जो है उसके आजकल पाकिस्तान के मिलिट्री कंट्रोल रजीम के साथ बड़े बेहतर ताल्लुकात हैं। तो ये स्टोरी छप नहीं गई, ये कोई रिसर्च किस्म की स्टोरी नहीं है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस में, और आई एम श्योर कि उमर चीमा साहब इसको बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक एनालिसिस मैं दे सकता हूँ। इनफैक्ट जर्नलिस्ट तो छोड़े, मैं हूँ ही एनालिस्ट। तो ज़रा मेरा एनालिसिस ये कहता है कि उमर चीमा साहब की स्टोरी कोई आज़ादाना किस्म की न्यूयॉर्क टाइम्स की तरह की स्टोरी नहीं है, जहाँ उमर चीमा साहब को ख्याल आया और उन्होंने मुख्तलिफ सोर्सेज से मालूम किया और उनको बड़ा दर्द था कि सोशल मीडिया के साथ क्या हो रहा है, और उन्होंने आउट ऑफ दैट कंसर्न ये स्टोरी डेवलप की है। ये स्टोरी छपाई गई है एज पर माई एनालिसिस। ये क्यों छपाई गई है? ये मैसेज अब दे रहे हैं, वो बेसिकली क्या ही रहे हैं कि जो हम काम कर रहे थे, मैं जैसे कि आपको पता है कि मैं तो आज सोच रहा था कि आप में से बहुत से लोग जो मुझ पर शक करते थे, जब मैंने तकरीबन 1 साल पहले ये कहना शुरू कर दिया था, मई 9 2023 के कुछ अरसे के बाद मैंने कहना शुरू कर दिया था, और मैंने दर्जनों दफ़ा इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया है कि ये सिलेक्टिव टारगेटिंग कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें बिलीव नहीं करते थे, वो कहते थे कैसा मुमकिन है। अब बहुत से लोग उसमें बिलीव करते भी हैं। तो जो लोग बिलीव नहीं करते थे ना, कम अज़ कम आप अपने दिल में तो सॉरी कहें कि डॉक्टर मोईद का एनालिसिस जो है वो ठीक था, और हम लोग जो है सूरत हाल को समझ नहीं पा रहे थे। मुझे कैसे पता था? मुझे इस तरह से पता था कि मैं 2 यूट्यूब चैनल रन कर रहा था उस वक्त। एक चैनल पे उस वक्त सिर्फ 1 लाख कुछ सब्सक्राइबर थे, 1,50,000 से कम, 1,40 थे। और मेरा ये जो चैनल है मोईद पीरज़ादा पे, इस पे 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे उस वक्त भी। तो मैंने ये देखना शुरू किया कि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ पीक टाइम पे, और जो मैं वीडियो पोस्ट करता था दूसरे चैनल के ऊपर, वो मैं पाकिस्तान में सुबह के टाइम पोस्ट करता था, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, 12 बजे, जब ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं होती। और इस पर मैं चैनल पे मोईद पीरज़ादा पे पोस्ट करता था रात के 10 बजे, 11 बजे, और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता और लेट करना शुरू कर दिया उसको, चूँकि मेरी बहुत सी ट्रैफिक जो है वो बरतानिया में, अमेरिका में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से भी आती है, और उनके वो उन आवर्स में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो इसी वजह से मैंने बहरहाल जब मैंने मोईद पीरज़ादा पे मैंने देखा कि उसी किस्म का कंटेंट, उसी किस्म की चीज़ें जब मैं मोईद पीरज़ादा पे पोस्ट करता था तो उसको बमुश्किल लाख कुछ मिलते थे, जबकि मेरा जो दूसरा था उस पर मैं छोटी वीडियो पोस्ट करता था, गलत टाइम पे पोस्ट करता था,
पीक टाइम पे पोस्ट नहीं भी करता था, वो वीडियो बहुत आसानी से 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1,40,50,000 पे चली जाती थी, जबकि मोहित पीज़ादा वाली मर मर के 1,10,20,000 पे होती थी। हालांकि उसका सब्सक्राइबर बेस जो है वो दूसरे चैनल से 5 गुना ज़्यादा बड़ा था। तो मुझे वहाँ पे एक ज़ाहिर है, मैंने एनालिटिकल मुझे माइंड तो थोड़ा सा था ही, अल्लाह ने दिया हुआ। और मैं आपको बताऊंगा कि जितने आप में से मेडिकल स्टूडेंट और डॉक्टर्स हैं, एक सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है, और मैं समझता हूँ कि वो सब्जेक्ट अगर मैंने ना पढ़ा होता तो मेरे अंदर इतना एनालिसिस जो है ना होता। 2 सब्जेक्ट्स, एक है फिजियोलॉजी, दूसरा है मेडिसिन। फिजियोलॉजी था ही सारा एनालिसिस का काम। जब आप फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, किडनी, ब्रेन, हर चीज़ का आप एनालिसिस पढ़ते हैं, आप हैरान रह जाते हैं कि अल्लाह ने इन ऑर्गन्स के अंदर कितनी ज़्यादा मैथमेटिकल कैपेबिलिटी रखी है फंक्शन करने की। उनका फंक्शन जो है, किडनी का ब्रेन से कितना ताल्लुक है, आपस में लिवर का और ब्रेन का कितना ताल्लुक है, ब्लड स्ट्रीम और लिवर का कितना ताल्लुक है, मस्कुलर सिस्टम का और बाकी क्या ताल्लुक है। तो मतलब मुझे एक एनालिटिकल स्किल मैं समझता हूँ फिजियोलॉजी ने दी। और उसके बाद जब आप ज़ाहिर डायग्नोसिस में आते हैं और आप देखते हैं कि आपके कैसे सिम्टम्स एंड साइन के जरिए डायग्नोसिस करना है, तो आप एक साइंस ऑफ एनालिसिस जो है वो सीख लेते हैं। और आप में से, और देखें जहन में ये भी रखिए, आज को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप में से हर शख्स जो है, हर अल्लाह ने हम सबको 83 बिलियन से लेकर 100 बिलियन, जरा फिगर दोबारा सुने, एनीवेयर फ्रॉम 83 बिलियन यानी 83 अरब से 100 अरब तक आपके दिमाग में न्यूरॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। और इन न्यूरॉन्स के दरमियान में साइनेप्टिक जंक्शन है, जो केमिकल, न्यूरोकेमिकल या इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन करते हैं, जिसके जरिए आप सोचते हैं, फैसले करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और वो तकरीबन कहते हैं कि 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन तक आपके साइनेप्टिक जंक्शंस जो हैं वो ब्रेन में एग्जिस्ट करते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं और इन्फॉर्मेशन उसको देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवोक करती है। जैसे अभी मैं इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप स्टोरी को पढ़ें, खुद से भी अपनी रिसर्च करें। उतना ज़्यादा आपके माइंड, आपका ब्रेन जो है वो डेवलप करता है, उसके साइनेप्टिक जंक्शन स्पार्क करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसकी जो है वो जनरेट होती है। तो मैंने जब इसका एनालिसिस करना शुरू किया, तो मैंने अपना डैशबोर्ड देखना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि मेरे डैशबोर्ड के ऊपर बड़े अजीबोगरीब किस्म के ग्राफ्स बन रहे हैं कि पहले 1-2 घंटे के अंदर मेरी वीडियो अगर उठती है, टेक ऑफ कर रही होती है, और मैं चूंकि बहुत पहले से देखा करता था एज अ कंटेंट प्रोड्यूसर, तो वीडियो का ग्राफ स्मूथ होता है ऊपर जाते हुए। लेकिन मैंने देखा कि एक नया पैटर्न था कि ग्राफ ऊपर जाते जाते अचानक उसको एक शार्प डिक्लाइन डिप मिलती है और वो बिल्कुल नीचे गिर जाता है। यानी पहले वो जा रहा है ऐसे 500 पर आर पे चल रहा है या 2000, अचानक उसको डिप लगेगी, वो नीचे गिरेगा, फिर वो उठता था, फिर उठता था। यानी यूट्यूब का एल्गोरिदम को डिस्टर्ब किया जाता था। यूट्यूब एल्गोरिदम बार बार उसको करेक्ट करने की कोशिश करता था, लेकिन जब उसको बार बार आप डिस्टर्ब करते थे तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये मैसेज आता था कि पहले घंटे में अगर इस वीडियो को कम लोग देख रहे हैं, निस्बतन पिछली वीडियो के मुकाबले में कम लोग देख रहे हैं, इसका मतलब है ये कंटेंट लोगों को पसंद नहीं आ रहा। तो ये काम जो है ये 9 मई 2023 से पहले इन्होंने शुरू किया, सेलेक्टिव लेवल पे शुरू किया। बहुत से लोग कहते हैं मेरा नहीं हो रहा, भाई आपको क्यों होगा, आपसे उनको कंसर्न ही नहीं है। अगर आप ऐसी बातें करते ही नहीं है, आप ऐसे आइडियाज शेयर ही नहीं करते, आप सिर्फ ये कहते हैं कि ए भी होया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो ज़ाहिर है कि जो ताकतें हैं उनको आपसे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो है नहीं। तो ये इसका एक बैकग्राउंड था और मैंने इसके बारे में जिक्र करना शुरू कर दिया। फिर मैंने गूगल में काम करने वाले लोगों से पूछना शुरू किया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म जो है वो डेवलप कर लिया, एक फैसिलिटी इन्होंने हासिल कर ली है, टीम भेजी चाइना वाइना में, सब इन्होंने कर लिया। अच्छा, अब ये स्टोरी इन्होंने ज़ाहिर छपाई इसलिए कि अब ये इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। मैंने चंद दिन पहले आपको बताया था कि पिछले बरस में इन्होंने 20 अरब रुपया खर्च किया इसी सिस्टम को खड़ा करने के लिए, जिसको ये कहते हैं डिजिटल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव, जिसके अंदर कोई एक इदारा नहीं है। कहने में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसको लीड कर रही है, लेकिन आपकी इंटेलिजेंस, आपके बहुत से इदारे, आप इस वक्त कह सकते हैं कि कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा मुख्तलिफ इदारे और एजेंसीज जो हैं इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी पूरी एग्जिस्टेंस में 1947 से आज तक इससे बड़ी जंग नहीं लड़ी जितनी इस वक्त वो पाकिस्तान के लोगों को कंट्रोल करने में, उनकी आवाज़ को सप्रेस करने में और सोशल मीडिया को कंट्रोल करने में लड़ रहे हैं। ज़ाहिर है मिलिट्री एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मिलिट्री जब एक ऑर्गेनाइजेशन कहीं उसको इंसर्जेंसी या गुरिल्ला वॉरफेयर का मुकाबला करना पड़ता है तो शुरू में उसको रिवर्सल्स होते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पानी कंट्रोल कर लेती है, सड़कें कंट्रोल कर लेती है, खाना पीना कंट्रोल करती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो इंसर्जेंट्स हैं उनकी ज़िंदगी मुश्किल कर देती है। तो उसी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को यहाँ पे सोशल मीडिया पे लगाया गया है। ये सिविल हुकूमत की थिंकिंग नहीं है, इसमें क्लियरली आपको एक मिलिट्री माइंडसेट नज़र आ रहा है। तो आहिस्ता 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 धीरे 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 वो सोशल मीडिया को रोकने में लगे हुए हैं, और मेरा हिस्टोरिकल एनालिसिस आपको बताता है कि इसके वो रिजल्ट्स उनको फिर भी नहीं मिल सकेंगे। वो रोक जरूर लेंगे, बहुत हद तक रोक लिया उन्होंने, लेकिन जो रिजल्ट्स वो सोचते हैं कि उनको मिल सकेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, वो नहीं मिल सकेंगे। वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अब मैं आपको ये स्टोरी जिन्होंने छपाई है उमर चीमा साहब के तहत, इसका मैं जिक्र करता चला जाऊँ। एक वेल प्लेस, ये दूसरा पैराग्राफ है इसका,
A well-placed official confirmed when asked if the firewall had been purchased. जवाब मिला, it is already bought, now it is being installed and commissioned. Pakistan is already using this technology. अब वही चीज़ जो मैंने आपको कही, मैं आपको अब देखें तो सही मेरा एनालिसिस जो है, फिजियोलॉजी को दाद दें आप और मेडिकल साइंस को आप दाद दें. आगे लिखा है कि now it is being installed and commissioned. Now it had been limited to blocking. Pakistan is already using this technology, but until now it had been limited to blocking websites and social media apps. The filters of a Canada-based NetSweeper were installed on Pakistani Telecommunication Authority Company Limited, Pakistan's PTCL, largest internet service provider, which constitutes more than 65% share in the submarine cable connecting Pakistan with the rest of the world. तो ये उसकी आपको डिटेल आ गई कि कर रहे थे, जैसे कि मैंने कहा कि ये मसलसल ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लगा रहे थे, लेकिन अब ये समझते हैं कि हम एक ऐसी स्टेज पे आ गए हैं कि हम इसको डिक्लेयर कर दें. डिक्लेयर करने का मकसद ये भी है कि ये लोगों को वार्न भी कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ वार्निंग्स भी हैं और उनको डरा भी रहे हैं. क्यों करा रहे हैं? इसलिए कि इनको खुद से ही अंदाजा है कि इनका ये फिल्टर 100% काम नहीं कर सकेगा. जिस तरह से इसराइल ने अपना एक, आपको पता है कि उन्होंने अपना एक डिफेंसिव डोम खड़ा किया, आयरन डोम, और इन दी एंड आपने देखा कि जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक आए तो आयरन डोम जो है फेल हो गया. और इन दी एंड जब ईरान ने उसके ऊपर प्रोजेक्टाइल फेंके, 350 से ज़्यादा प्रोजेक्टाइल मिसाइल फेंके उन्होंने, हालांकि पेलोड उसमें ज़्यादा नहीं थे, तो अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजिप्ट, इन सबको मिल के उसको रोकना पड़ा. और अमेरिका सबसे ज़्यादा, ऑफ कोर्स अमेरिकन एंड ब्रिटिश जो नेवल वहाँ पे एसेट से, उन्होंने शूट डाउन किया ईरानी मिसाइल प्रोजेक्टाइल. उससे ईरानियों को दोनों तरफ अमेरिका ने खेल खेली. उन्होंने ईरान को करने भी दिया, ईरान और उनकी कम्युनिकेशन भी थी. इसराइल को उन्होंने ये बावर करवाया कि छोटे बच्चे, मैं गाली नहीं, दिल तो मेरा चाह रहा था गाली निकालूं कि तू हमारा ही है हे वाला, लेकिन उन्होंने उनको कहा कि बच्चे बचुंगड़े, तो मैं ख्याल रखो कि हमारे बगैर तुम्हारा कोई सर्वाइवल जो है नहीं है, थोड़ा सा ख्याल रखो, ज़्यादा छलांगे लगाने की ज़रूरत जो है वो नहीं है. तो बहरहाल इनको भी अंदाज़ा ये है कि इनकी फायरवॉल 100% काम नहीं करेगी, शायद 70% करेगी, 60% करेगी, चैलेंज फिर भी रहेगा. इसलिए अब इस स्टोरी के ज़रिए ये लोगों को डीमोरलाइज भी करना चाहते हैं, क्योंकि इनका जो मेन गोल है वो ये कि आप सब लोगों को ये आपकी होप ख़त्म कर दें. आपने ये बात याद रखनी है कि आपने तरीके ढूंढने और अपनी उम्मीद को ज़िंदा रखना है. जब तक उम्मीद ज़िंदा रहती है, दुनिया का दारोमदार जो है वो उम्मीद के ऊपर होता है. ये आपकी उम्मीद को कुचलना चाहते हैं, या आपकी उम्मीद को ख़त्म करना चाहते हैं, या आपको खौफ में मुब्तला करना चाहते हैं. रेन ऑफ टेरर तो पाकिस्तान में चल ही रहा है. जो कुछ ये कर रहे हैं, ये अभी मैं आपको आगे उसकी डिटेल बताऊंगा. ये अब उस लेवल पे चले गए हैं जिस लेवल पे हिटलर के नाज़ी जर्मनी के अंदर इंफॉर्मेशन को कंट्रोल किया जाता था, या इस वक्त नॉर्थ कोरिया में किया जाता है, या ये अपने आप को समझने लग गए हैं कि हम चीन की कम्युनिस्ट पार्टी हैं. भाई उन्होंने कुछ करके भी तो दिखाया, उन्होंने मॉडर्न चीन बनाया. आपने क्या बनाया? आप तो बरतानिया, अमेरिका की जो हमारी सारी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, आप तो इनहेरिट आपने उनकी ताकत की है. आप तो दर हकीकत जब से माशाल्लाह वजूद में आए हैं, पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ ही काम कर रहे हैं. आपकी तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है पाकिस्तान के लोगों को. आप तो अपनी जिंदगी की प्रिविलेज की सारी स्ट्रगल कर रहे हैं. बहरहाल अभी आगे फरमाती है स्टोरी कि द लेटेस्ट फायरवॉल विल बी यूज्ड टू इंस्पेक्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डिफरेंट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस पर एन ऑफिशियल प्रिवी टू द प्लानिंग. एक ऐसे ऑफिशियल ने जो इस प्लानिंग से वाकिफ है, उसने कहा यानी कि जो ये फायरवॉल है ये उन पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन का एग्जामिन करेगी जो डिफरेंट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस से, IP एड्रेसेस से ओरिजिनेट करेंगे. एक ऑफिशियल कहता है द नेशनल फायरवॉल विल सर्व 2 पर्पसेस. 2 पर्पसेस ये सर्व करेगी. आइडेंटिफाई द लोकेशंस फ्रॉम वेयर द प्रोपेगेंडा तो आप कर रहे हैं, हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा तो आप कर रहे हैं. इस वक्त पाकिस्तान का ये जो मिलिट्री कंट्रोल रजीम है, ये 99% प्रोपेगेंडा करता है. इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडे की शक्ल में करते हैं. सबसे बड़े प्रोपेगेंडिस्ट तो ये खुद है. द नेशनल फायरवॉल विल सर्व 2 पर्पसेस. आइडेंटिफाई द लोकेशंस फ्रॉम वेयर द प्रोपेगेंडा मटेरियल इज बीइंग originated and the subsequent blockade or diminish coverage of those accounts, he added. But I think the main focus will remain on locating the source of such propaganda to nip the evil in the bud. यानी अगर बचा कुछ पाकिस्तान में किसी ने हिम्मत कर भी लिया है, जिसको अंदाजा भी है, वो फिर भी कहीं छुप के कर रहा है, ये उसको भी ढूंढ निकालेंगे. लेकिन बेसिक इनका मकसद ये है कि हमारी तरह का जो कंटेंट है, जो मैंने आपको पहले कहा कि ये सिस्टम इन प्लेस है और ये इस पर काम कर रहे हैं 1 साल से. और आपने देखा कि कैसे इन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल जो हैं, इसकी इन्होंने सारी जो ट्रैफिक है उसकी विजिबिलिटी इन्होंने रिड्यूस कर दी है बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से. अच्छा, अब आप उसमें देखें कि पहले जो मेरा दूसरा चैनल था वो कोई 3-4 महीने पहले इन्होंने उसका फैसला किया. उससे पहले सम हो जाता, चूंकि ये ऑर्डर्स पे काम करते हैं, ये भी माइंड रखिए, मेरी वैसे इन्फॉर्मेशन भी है. ये ऐसे नहीं है कि जो सोशल मीडिया टीम्स हैं वो जिस भी कंटेंट को देखती हैं हर एक बंदे के उसको सेंसर करने लग जाती. नहीं, उनको स्पेशल लोगों को, जैसे मोहित पीरजादा को टारगेट करने का उनको हुक्म मिला, लेकिन उनके कई महीने के बाद उनको ख्याल आया कि दूसरा यूट्यूब चैनल भी जो है इसी का साले का, तो इसको भी रगड़ें आप इसके दरमियान में. तो फिर उन्होंने उसको भी ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल करनी शुरू कर दी. लेकिन फिर वो ज़ाहिर है उसकी ट्रैफिक बहुत कम हो गई. लेकिन शुरू में वो उनकी नज़र में नहीं था, इसलिए उसकी ट्रैफिक जो थी बहुत ज़्यादा थी, और जो मेन चैनल था उसकी ट्रैफिक कम थी. अब आगे मैं बताऊं पैराग्राफ में. इन द न्यू सेटअप
there will be a keyword filtering system to detect content the government considers undesirable or prejudicial to national security interest. यानी जहां इमरान खान लिखा होगा, कैदी नंबर 804 लिखा होगा, उससे नेशनल सिक्योरिटी को चूंकि खतरा है। जहां मोहित पीरजादा लिखा होगा, ज़ाहिर है मेरे चैनल का नाम तो आएगा ही, तो मोहित पीरजादा का नाम है उसको आप सेंसर कर देंगे। जहां मैं लिखूंगा मोहित पीरजादा, उसको भी आप सेंसर कर देंगे। ठीक है, अच्छा। इन सच केसेस द फिल्टर विल एक्ट लाइक एन इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर. These kind of posts will likely be camouflaged and will be subsequently be made invisible to outside users. आप मुझसे सॉरी करें, आप में से जो लोग मानते नहीं थे मेरी बात कि मैं कहता था ये विजिबिलिटी रिड्यूस कर देते हैं, क्या लिखा हुआ है वो कह रहे हैं जब ये सिस्टम तो काम कर रहा है, सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, इन सच केसेस के फिल्टर एक इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर के तौर पर काम करेगा और ये जो पोस्ट होंगी वो कैमोफ्लाज हो जाएंगी, छुप जाएंगी, वो नजर नहीं आएंगी व्यूवर्स को और विल सब्सिक्वेंटली बी मेड इनविजिबल आउटसाइड, और आउटसाइड यूजर जो है वो इनके लिए इनविजिबल हो जाएगी। अच्छा, ऐसे फीचर्स आपको पता है फेसबुक में, यूट्यूब के अंदर वैसे भी हैं। अगर कोई गालियां निकाल रहा है तो आप उसके कमेंट को सिर्फ खुद देख सकता है, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो उस हैंडल के ऊपर उसके कमेंट्स को उस कमेंट्स में नहीं देख सकते। उसको इनविजिबल करना मुमकिन है, तो वो खुद तो देख रहा होता है, लेकिन आपकी यूट्यूब एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये कि आप ट्रैफिक में नहीं आ रहे, आप रिड्यूस हो गए, आप इनविजिबल हो गए हैं बहुत ज़्यादा। जो चूँकि पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आप उनके अंदर नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, फिर इसमें एक मुझे चीज़ ये भी समझ आई है कि इसमें स्विचिंग एबिलिटी भी है कि एक दिन आप लाहौर कैंट में नज़र नहीं आ रहे, एक दिन आप वहाँ नज़र आ रहे हैं लेकिन रावलपिंडी में नज़र नहीं आ रहे, एक दिन आप रावलपिंडी लाहौर में नज़र आ रहे हैं लेकिन कराची, मुल्तान और फैसलाबाद में नज़र नहीं आ रहे। तो ये एक स्विचिंग है और यही वजह है कि इनको अब इसमें बजट, इनका जो डिक्लेयर्ड बजट है वो 40 अरब रुपए पे जा पहुँचा है। लेकिन यह है कि इसको ये भी ध्यान में रखिए कि ये एजेंसीज और मिनिस्ट्रीज के पास अपने भी फंड्स थे, तो ये मसला सिर्फ 40 अरब वो नहीं है जो मिनिस्ट्री फाइनेंस ने लिया है। हो सकता है इनका असल बजट जो है वो 60 बिलियन रुपए, 60 अरब रुपए से ज़्यादा हो, 70-80 अरब रुपए हो। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इनकी तारीख की बेचारों की सबसे बड़ी जंग है और ये क्या जंग लड़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा। दिस फिल्टर, अगला पैराग्राफ कहता है, विल रन इट्स चेक ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यूट्यूब एंड एक्स, चूंकि एक्स को खोलना चाहते हैं, यूट्यूब इनका इस वक्त मेन टारगेट है और एक्स की बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आएगी। प्रेपरेशन इज ऑल्सो, अच्छा, मेन टारगेट इस वक्त यूट्यूब है और मेन टारगेट यूट्यूब में हम 5-6 लोग हैं जो बाहर हैं, 10 कर ले ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे 5-6 ही हैं। प्रेपरेशन, अच्छा वैसे ये हमारा, वैसे देखें कितना कमाल है कि हम लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए पाकिस्तान का रियासती ढांचा जो है वो 50, 60, 70 अरब रुपया खर्च कर रहा है और हज़ारों लोगों को रोज़गार मिली हुई है। देखें हमारी वजह से हज़ारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को अल्लाह ने रोज़गार दी हुई है और वो हमारे मनहूने मिन्नत उनके घर में पैसे जा रहे हैं, नौकरी उनकी लगी हुई है। ये भी ऐसे अल्लाह की देन, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया। विद द गवर्नमेंट हैविंग ब्लॉक्ड एक्स ट्विटर फॉर सेवरल मंथ्स, now many people have been accessing it through the VPNs. Several of them were initially blocked, but that triggered unrest from the corporate community as VPNs are primarily used by big businesses worldwide to protect the business secrets. ये कह रहे हैं कि VPN का लोग सारे इस्तेमाल कर रहे हैं और VPNs पे क्रैकडाउन करने की पाकिस्तान के इदारों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये हुआ कि पाकिस्तान की जो बिजनेस और कॉर्पोरेट कम्युनिटी है वो भी अपने फाइनेंशियल डाटा और मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से कम्युनिकेशंस के लिए VPN यूज़ करती है और उनको उस हवाले से बड़ा प्रॉब्लम जो है हुआ। और जो कि उनको प्रॉब्लम हुआ इसलिए हम VPN पे उस तरह से क्रैकडाउन नहीं कर रहे। उसका इन्होंने एक और ही माशाल्लाह नाजी हिटलर की तरह का उन्होंने इसका हल निकाला जो मैं भी आपको बताने लगा हूँ। It was due to this reason that action against the VPN was stopped for some time. यानी VPN लोग कर रहे हैं इस्तेमाल, VPN के खिलाफ एक्शन शुरू किया गया डिजिटल लेवल पे, लेकिन उसको छोड़ना पड़ गया बिकॉज बिजनेस कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किया। अब आगे क्या है, was X Twitter blockade is a prudent step as many। अच्छा, अब उसमें वो क्या ही रहे हैं कि इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, इसमें एक चीज़ रह गई है मेरी बताते बताते। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। This filter will run its check on social media platforms. Preparation is also in progress to prevent the misuse of virtual private networks, as the government can declare it mandatory for citizens to inform the PTA about the VPN they are using. Anyone failing to do that could land in trouble. अब ये एक नया क्राइम क्रिएट करने लगे हैं। लॉ में ये होता है कि ज़ाहिर इंसान आज़ाद पैदा हुआ है, अल्लाह ताला ने हम सबको आज़ाद पैदा किया, आज़ाद और नंगा, जैसे कहते हैं ना, द मैन वाज बोर्न नेकेड। तो हम आज़ाद हमें पैदा किए, ये सारी कदगनें जो हम पे लगाई हैं ये माशरे ने हम पे लगाई हैं। जैसे अमेरिका में आप पे उस किस्म की कदगनें नहीं है जैसी पाकिस्तान में। अब ये एक नया जुर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान के कवानीन में कि VPN को मैंडेटरी कर देंगे कि जो लोग VPN यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान में उनको VPN डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल डेटा के लिए VPN यूज़ करनी है वो डिक्लेयर कर देंगी। जो आम आदमी अगर डिक्लेयर नहीं करेगा तो फिर उसके खिलाफ FIR काटेंगे, उसके घर छापे मारेंगे, वीगो भेजेंगे, उसको अरेस्ट करेंगे, कुछ लोगों को की एग्जाम्पल बनाएंगे ताकि बाकी सब लोग डर जाएं और VPN इस्तेमाल ना करें। कितना ये इफेक्टिव हो सकेगा 25 करोड़ के मुल्क में, आई डोंट रियली नो। लेकिन आप इनकी क्रिमिनलिटी देखें कि कानून के नाम पर
लुक एट द क्रिमिनल नेचर ऑफ दिस रिजीम। क्यों मुझे ब्लॉक करते हैं? आई गिव आइडियाज। मेरा जुर्म सिर्फ आइडिया देना है। मैं एवी से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना गालियां निकालने से फर्क पड़ता है, इनको आइडियाज थ्रेटन करते हैं। ये सोच के रास्ते में रुकावट है। इन्होंने पाकिस्तान के लोगों को सोचने से रोका हुआ है, इसीलिए पाकिस्तान गरीब है। अगर पाकिस्तान के लोग सोच सकते होते, उनके अंदर थिंकिंग होती, तो कभी भी कोई थिंकिंग माशरा गरीब नहीं रहता। जो लोग सोचते हैं वो अपना रास्ता निकाल लेते हैं। इसी तरह से जितने सोचने वाली पाकिस्तानी यूथ है वो इस फायरवॉल का भी रास्ता निकाल लेगी। आप देखें वो भी इसका हल निकल आएगा, लेकिन ये इसको क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। फिर आगे सवाल ये रेज होता है कि was ex Twitter blockade a prudent step as many people are still using it through the VPNs? A government official has answered this in the affirmative. वो government official कहता है, आगे कहता है कि the usage of the social media app has been cut to half from 4.6 million daily users to 2.4 million daily users, which means it has also affected Twitter's business in Pakistan as well. The use of the bots has also been reduced. Not only that, मैं भी आगे आपको बताने लगा। वो कह रहे हैं कि सवाल ये पूछा गया भाई ट्विटर पे जो क्रैकडाउन किया उसका कोई फायदा निकला? तो कह रहे हैं जी बड़ा फायदा हुआ। पहले तकरीबन 4-4.5 मिलियन से 5 मिलियन लोग रोजाना पाकिस्तान में ट्विटर इस्तेमाल करते थे, यानी तकरीबन 45 लाख लोग या 50 लाख लोग इस्तेमाल करते थे। और अब वो फिगर हमारे हिसाब से 2.4 मिलियन, सिर्फ 24 लाख वो फिगर रह गया। सिर्फ ये नहीं हुआ बल्कि बिजनेस भी ट्विटर का इफेक्ट हुआ। ट्विटर का ज़्यादा बिजनेस नहीं था। अब आगे ये कहने लगे हैं कि अब ट्विटर हमारी बात भी सुनता है और हमारी ट्विटर से नेगोशिएशन हो रही है। आप मुझे जीनियस तो चले, मैं जाती है, मैं नहीं कहता अपने आप को, लेकिन क्या मैंने आपको कुछ पिछले वीलॉग्स में बगैर किसी की इन्फॉर्मेशन के जराए से पता चला? भाड़ में गए माय फुट जराए। अल्लाह ताला ने हमें 1 बिलियन, अल्लाह ताला ने हमें 83 बिलियन से लेके 100 बिलियन न्यूरॉन्स दिए हैं और 2 ट्रिलियन साइनेप्टिक जंक्शन दिए हैं, तो हमें इनके चूतिया जराए की जरूरत है सोचने के लिए। मैंने आपको वीलॉग्स में बताया था कि ये ट्विटर से नेगोशिएट करना चाहते हैं, बिकॉज इनके ऊपर वजन पड़ता है ट्विटर बंद करने का। ट्विटर से नेगोशिएट करने के लिए ये कैपेसिटी डेवलप करके ट्विटर को कहेंगे कि यहाँ पे अपना ऑफिस खोलें। कोई जराए ने मुझे नहीं बताया था। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे जराए के ऊपर कि जराए ने बताया बात। मैं सोचता हूँ चीजें, मैं डॉट कनेक्टिंग करता हूँ। तो अब ये क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि ट्विटर हमारे से बिहेव करने लग गया है, और उसकी एग्जाम्पल ये दी है कि वन सच डिमांड वॉज द ब्लॉकेड ऑफ एन अकाउंट ऑफ द पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी PESS. Major retired Adil Raja was using this account even after he was no longer an office bearer of the PESS and refused to return control of the account. ये कहते हैं कि हमने वो अकाउंट बंद करवा दिया है, और इससे है कि अब ट्विटर हमारी बात सुनने लग गया। पहले ट्विटर हमारी ईमेल का जवाब नहीं देता। वो क्या है कि जब इन्होंने उनको बंद किया तो ट्विटर ने नोटिस किया, इन्होंने उनको कंप्लेन भेजी, इन्होंने उनको एक्सप्लेन किया कि हमने बंद किया हुआ है। फिर इनका थोड़ा सा उनसे हैंडशेक हुआ। वो फिर भी इनको बहुत ज्यादा घास नहीं डालेंगे ट्विटर वाले, बिकॉज ट्विटर की दुनिया बहुत बड़ी है, और उसमें ये गरीब मफलूकुल हाल पाकिस्तान, जिसमें ये खुद कह रहे हैं कि टोटल 4 मिलियन लोग उसको दिन में इस्तेमाल करते थे, उसकी कितनी एक इंपॉर्टेंस बनती है। गरीब मुल्क है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड बहुत छोटी है, कोई ज्यादा पैसा यहाँ से कमाया नहीं जा सकता। और उसमें एग्जाम्पल आपको डराने के लिए सेट कर रहे हैं, क्योंकि मेजर रिटायर आदिल राजा के बारे में इन्होंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जनरेट की होगी फ्रॉम PESS, पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी से, कि जी आदिल राजा अब हमारे मेंबर नहीं रहे, और इन्होंने ट्विटर को लीगल नोटिस भेजा होगा कि ये इम्पर्सोनेट कर रहा है। एंड एज पर द ट्विटर्स इंटरनेशनल लीगल जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कमिटमेंट्स हैं, उनको वो अकाउंट ब्लॉक करना पड़ा होगा। हर एक का अकाउंट ट्विटर ब्लॉक नहीं करेगा, ट्विटर बहुत कम किसी के अकाउंट ब्लॉक करेगा। मेरा बहुत लंबा हो गया वीलॉग, मैं आपको एडवाइस करूंगा। बहुत से दोस्त मैंने देखता है गालियां शालियां ट्विटर पर लिख देते हैं, लोगों के पर्सनल नाम लिखते हैं, ऐसी चीजें लिखते हैं जो इंटरनेशनल लॉ में और लोग कंट्रीज के वेस्टर्न वर्ल्ड के, अमेरिका के डोमेस्टिक लॉ की खिलाफवर्जी होती है। वहां पे ट्विटर के पास मजबूरी होती है, उसको इन्होंने चूंकि लॉ फर्म्स हायर की है, ट्विटर मजबूर हो जाता है आपके खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए, आपको नोटिस देने के लिए। मुझे ट्विटर ने एक आध दफा के अलावा कभी नोटिस नहीं भेजा। एक दफा मुझे ट्विटर ने नोटिस भेजा है, उन्होंने कहा कि आप अपना लीगल साइट देख लें। बहुत से लोगों को एक महीने में 3-3 नोटिस आते हैं, मुझे नहीं नोटिस आते, बिकॉज आप मेरा ट्वीट जाके देखिए, मैं ट्वीट लिखता किस तरह से, मैं आइडियाज लिखता हूँ अपने ट्विटर के अंदर। बहरहाल बड़ी लंबी बात होगी, फिर मैं बाकी चीजों पर बात करूंगा। आप थैंक यू सो मच।